प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अमेरिका के न्याय विभाग ने बुधवार को भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक की हत्या का साजिश रचने के आरोप में एक भारतीय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिस व्यक्ति के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है उसका नाम निखिल गुप्ता उर्फ निक है। न्याय विभाग ने उस व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया है जिसकी हत्या का साजिश रची गई थी, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची गई थी। कौन है निखिल गुप्ता? अमेरिका के न्याय विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 52 वर्षीय निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक हैं जिसे बीती 30 जून को चेक रिपब्लिक की सरकार ने पकड़ा था। इसके बाद चेक रिपब्लिक ने प्रत्यर्पण संधि के तहत निखिल गुप्ता को अमेरिका को सौंप दिया था। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि भारत के एक सरकारी अधिकारी जिसके नाम का खुलासा नहीं हुआ है, निखिल गुप्ता और अन्य उस सरकारी अधिकारी के संपर्क में थे। ये लोग अमेरिका में एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो भारतीय मूल का है और अमेरिकी नागरिक है उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे। अमेरिकी दस्तावेजों के अनुसार निखिल गुप्ता को सरकारी अधिकारी द्वारा मई 2023 को ही साजिश में शामिल किया गया था। निखिल गुप्ता ने अमेरिका में एक अन्य व्यक्ति से संपर्क किया जिसे माना जा रहा कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक की हत्या करनी थी। जून में निखिल गुप्ता ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को उस व्यक्ति की जानकारी साझा की थी जिसकी हत्या की जानी थी। न्याय विभाग के दस्तावेजों में हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल है जिसकी जून में कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दस्तावेजों के अनुसार निखिल गुप्ता ने हत्या करने वाले व्यक्ति को बताया था कि निज्जर भी उनके निशाने पर था और कई अन्य और भी निशाने पर हैं। निखिल गुप्ता ने 30 जून को चेक रिपब्लिक का दौरा किया था जहां उसे अमेरिका की विनती पर चेक रिपब्लिक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अमेरिका को सौंप दिया। अमेरिका की धरती पर आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश से संबंधित आरोपों की जांच के लिए भारत ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। गौरतलब है कि खालिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है। इसमें पिछले हफ्ते ब्रिटेन के एक दैनिक अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि अमेरिका की धरती पर पन्नू को मारने के प्रयास को नाकाम किया गया है और उसने इस साजिश में शामिल होने का आरोप भारत पर लगाया था। इस पूरे मामले पर भारत पहले भी प्रतिक्रिया दे चुका है। अब उसे जांच के लिए समिति गठित कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत सरकार जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। बागची ने कहा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर चर्चा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधों, बंदूक चलाने वाले और आतंकवादियों और अन्य के बीच साठगांठ से जुड़ी कुछ जानकारी साझा की हैं। ये सूचनाएं दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है, इसलिए जरूरी कार्रवाई करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ओर से इस तरह की सूचनाओं को गंभीरता से लेता है क्योंकि यह हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी असर डालते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि 18 नवंबर को भारत सरकार ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। ब्रिटेन के एक दैनिक अखबार ने एक रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की हत्या को साजिश को नाकाम किया था। अखबार के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने साजिश में शामिल होने का आरोप भारत पर लगाया। इसके साथ ही भारत के लिए चेतावनी भी जारी की। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि यह मामला कब का है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में कथित आरोपी के खिलाफ न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीलबंद केस दाखिल किया गया है। आरोपी कौन है इसका पता सीलबंद लिफाफा खुलने के बाद भी पता चलेगा। अभी अमेरिका का न्याय विभाग इस पर बहस कर रहा है कि इस सीलबंद लिफाफे को अभी खोला जाए और आरोपों को सार्वजनिक किया जाए या खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जांच पूरी होने के बाद खोला जाएगा। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भारत को राजनयिक चेतावनी दी थी। आइए अब हम थोड़ा सा विस्तार से जानें कि खालिस्तान आखिर है क्या। पंजाब के जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तान का नाम दिया था। जगजीत सिंह चौहान 1969 में पंजाब से ब्रिटेन चले गए थे। वहाँ उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की थी। ब्रिटेन और कनाडा में अब भी कई खालिस्तानी मौजूद हैं, लेकिन ये खालिस्तान आखिर है क्या क्या जिसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। इसकी कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस की इस मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने ही पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बना।
इससे पंजाब भी दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान पास गया, दूसरा हिस्सा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग प्रदेश की मांग तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलता रहा। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। उस समय चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा। 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन हार गए। चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहाँ खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। खालिस्तान यानी खालसाओं का देश। 1971 में जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया। 1977 में जगजीत सिंह भारत लौटे और 1979 में फिर ब्रिटेन चले गए। यहाँ जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास हुआ 1966 में। इंदिरा गांधी की सरकार ने सिखों के लिए अलग प्रदेश बना दिया। इससे पंजाब में कुछ साल तक तो शांति रही, लेकिन 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखे गए थे। इस प्रस्ताव में सुझाया गया कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार को अधिकार हो। इस प्रस्ताव में पंजाब को और ज़्यादा स्वायत्तता यानी ज़्यादा अधिकार देने की बात कही थी। इसमें अलग देश की बात नहीं हुई थी। फिर हुई जनरल सिंह भंडरवाले की एंट्री। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोज़ दिवस मनाया गया। इसमें जनरल सिंह भिंडरवाला ने हिस्सा लिया। भिंडरवाला ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर कड़ा रुख अपनाया। वो जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगा। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं के लिए भिंडरवाले को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ दिनों बाद पंजाब रोडवेज की बस में घुसे बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया। बढ़ती घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इससे पहले 1982 में भिंडरवाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरवाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरवाले को पकड़ना बहुत जरूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल के.एस. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई, फ़ोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को कह दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरवाले को मार दिया गया। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। सिख समुदाय ने इसकी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे, 249 घायल हुए थे। वहीं 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए और 86 लोग घायल हुए थे। 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शुरू हुआ मौतों का सिलसिला। भिंडरवाले की मौत के बाद हालात बहुत बिगड़ गए। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेन सिंह ने कर दी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उनका शरीर छत विछत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए। ऐसा आरोप लगा था कि इन सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस नेताओं ने हवा दी थी। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इस विमान में सवार सभी 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरवाले की मौत का बदला बताया था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने
पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा दिया और इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई। भारत में खालिस्तान आंदोलन अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी देश के कई हिस्सों में खालिस्तान समर्थक मौजूद हैं। ब्रिटेन और कनाडा में अब भी कई आंदोलनकारी हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और जिसमें आईएसआई और अमेरिका की सीआईए के द्वारा प्रोत्साहन भी मिल रहा है। आइए हम सुनते हैं अरिंदम बागची, भारत के स्पोक्समैन का अमेरिका को जवाब। As regards the case against an individual that has been filed in a US court, allegedly linking him to an Indian official, this is a matter of concern. We have said, and let me reiterate, that this is also contrary to government policy. आज के लिए इतना सा है, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।